बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से रज़ा सैयद प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, बजट इस वक्त बिल्कुल तैयारी के आखिरी मराहिल के अंदर है। आज जनाब हफीज़ शेख साहब जो कि ख़जाना और इक़्तिसादी उमूर के निगरां हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मुशीर भी कहा जाता है उनको, लिखा जाता है मुशीर ख़जाना भी, लेकिन बताया जा रहा है कि वो शायद बजट की तकरीर नहीं कर सकेंगे टेक्निकल वजूहात की बिना पे। आज बहरहाल उन्होंने इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें आम तरीन बात जो उन्होंने बताई, जो एक सबसे बड़ी उनकी बकौल उनकी हुकूमत की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो इस माली साल के दौरान सर्कुलर डेट के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कमी करने में हुकूमत कामयाब हो गई। सर्कुलर डेट में ये कमी किस तरह से की गई, इसके बारे में भी कुछ उन्होंने इशारे दिए समझने की कोशिश करेंगे माहिरीन की मदद से कि सर्कुलर डेट की ये कमी, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी सबसे बड़ी माशी और इक़्तिसादी कामयाबी करार दे रही है, इससे पाकिस्तान के अवाम का बराह रास्त क्या ताल्लुक़ है, बेनिफिट क्या होता है, नुकसान क्या होता है, मासेस लेवल के ऊपर, आवाम की सतह के ऊपर इसका इम्पैक्ट किस तरह से ट्रांसलेट होता है सर्कुलर डेट के होने, ना होने, कम होने या ज़्यादा होने से। इन तमाम चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बजट में किस शोबे के लिए क्या रखा जा रहा है, क्या तवक्कुआत हैं, क्या लॉबिंग हो रही हैं, कौन कौन सी वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने कामयाबी के साथ निगोशिएट किया है हुकूमत के साथ और अपने अपने शोबे के लिए मरात हासिल करने में उनको कामयाबी हुई है, और वो कौन से शोबे हैं जो थोड़ा सा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। बजट से पहले एक बहुत ही मुनज़्ज़म और भरपूर अंदाज से लॉबिंग का सिलसिला भी चलता है पाकिस्तान में, शायद दुनिया के हर मुल्क में चलता है, और ये लॉबिंग जो है वो मुख्तलिफ जो इकॉनमी के फैक्टर्स हैं, शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ये सब के नुमाइंदे अपने अपने तौर पर हुकूमती अहलकारों के साथ नेगोशिएट करके और उनके सामने अपनी ख्वाहिशात अपनी विश लिस्ट की सूरत में रखते हैं, और फिर उसमें से कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे बहुत से फ़ैसले बजट से पहले ही हो जाते हैं। ये अंदर की जो लॉबिंग है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी इसी तरह से ही काम हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन भी हैं, मोहतरम जनाब मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मालिक साहब, इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया हफीज़ शेख साहब ने, यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। दावा किया तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सबसे बड़ी अचीवमेंट सर्कुलर डेट के अंदर गैर मामूली तख़फ़ीफ़ या कमी। किस तरह से देख रहे हैं आप इस दावे को, और पाकिस्तान के अवाम ने इस दावे की क्या कीमत चुकाई है या चुकाएंगे? देखिए, सर्कुलर डेट आपके पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, ये एंटायर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर आप ये कहें कि जी सर्कुलर डेट काबू कर लिया तो सारा हो गया, ये आपके पार्ट का बड़ा थोड़ा और एक सेक्टर का प्रॉब्लम है, एनर्जी के सेक्टर का। ठीक है, इसलिए लेकिन आप ये भी साथ बताएं कि जो 200 बिलियन का अभी इन्होंने सकूक निकाला, एनर्जी सकूक, जो बेसिकली एक नया कर्जा लिया है, उसकी पेमेंट्स किनको गई है? उन्हीं IPPs को गई है ना। तो एक तरफ आप कहते हैं हमने जी सर्कुलर डेट कम कर दिया, लोगों को बताए कम किया कैसे है। सही। आपने अभी एक नया कर्जा लेके, जिससे आई थिंक सबसे ज्यादा 15 अरब एक और शायद 16 अरब एक, मुझे सब फिगर याद नहीं है, लेकिन जो लायंस शेयर वो मंशा साहब की मिल्स को ही गया। तो वही बिग बॉयज क्लब है, आप वो एक जेब से निकाल के डाल दें, दूसरी जेब से निकाल के डाल दें, वो मसला है। इशू है क्या आपने जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, क्या आपने फोर्स मेजोर के क्लॉज के तहत क्या उन कॉन्ट्रैक्ट को आप क्वेश्चन में ला रही है कि नहीं ला रहे? बाकी तो ये सिर्फ फिगर इधर से उठा के उधर डाल दिए, जिस तरह हमने बहुत सुना कि जी 1200 अरब का पैकेज दिया है अभी कोरोना के दिनों में। फ्रैंकली उस 1200 अरब में से कुछ सिर्फ कुछ 350 अरब है जो नया है। बाकी तो जो बजट में पहले ही चीजें एलोकेटेड थी, वहां से निकाल के हफीज़ शेख साहब ने इकट्ठे करके कोई पैकेज बना दिया। ये वही बात है कि मैंने आपसे वादा किया हो कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा साल में, 12 महीनों के ऊपर मैं आपको 100 रुपए दूंगा, वो मैं 100 रुपए वही वाले इकट्ठे करके आपको दे दूं एक महीने में, और मैं को देखें यार मैंने आपको एक 100 रुपया दिया एक्स्ट्रा नहीं दिया। अगर मैं आपको 150 दूं तो एक्स्ट्रा है, उसमें सिर्फ 300-350 बिलियन एक्स्ट्रा, बाकी तो वही पैसे हैं। ये भी फिगर्स की गेम है। मतलब इसको आदादो शुमार का जगलरी या आदादो शुमार का गोरखधंधा भी कह दिया जाता है। I would not call it जगलरी, डेफिनेटली कम हुआ है, लेकिन उसमें रीजंस हैं।
ये डेफिनेटली कम हुआ है। आपके कई प्रोजेक्ट्स की जो सी है लाइफ साइकिल का चक्कर है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल डिबेट हो जाएगी। जी जी डेफिनेटली थोड़ा सा। अच्छा मालिक साहब, मैं क्विकली एक सवाल और आपके सामने इसी वक्त रखना चाहता हूँ। आईपीपीज़ के हवाले से गुज़िश्ता दिनों काफ़ी खबरें चल रही थी कि आईपीपीज़ के मामलात को बहुत ही गहरी निगाह से देखा जा रहा है, कड़ी निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ये खबरें भी आई कि अब आईपीपी के मामलात को ज़्यादा आवाम के सामने शायद नहीं लाया जाएगा। क्या है इसका कुछ पस मंज़र नाज़रीन? बड़ा पस मंज़र, बड़ा वो फोर फ्रंट पे भी वही है, पस मंज़र भी वही है, ये है सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, जब नदीम बाबर साहब आपके स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के और एनर्जी के जार हैं, उनके अपने इंटरेस्ट का क्लैश है। वो खुद एक आईपीपी के बहुत बड़े शेयर होल्डर हैं। माजी में वो 3-4 आईपीपी के साथ रहे हैं, अभी तक उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं। अगर जिस बंदे को खुद बेनिफिशरी हो और वो खुद एक दूसरे व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और उसी को ही आप बिठा दें कि आप इस मसले को हल करें, किस तरह करेगा? मुझे आप बताइए कैसे करेगा? अपने मुकदमे में क्या आप खुद सालिस बनते हैं? सही कहा आपने। आईपीपी का कुछ नहीं होगा बिकॉज और आप क्या बात हो रही है देखें जी, और वो डाल दिया चीन के ऊपर। वो असल में जी चाइना ने कहा है कि आईपीपी के ऊपर बात ना करें, हम अपने आईपीपी डील कर लेंगे। चले यार, अब अगर चाइनीज की बात करें तो 2 हो गए, वो बकी हो गया और दूसरा हो गया जो पंजाब में 2 नए लगे थे। जो ये बाकी लगे हुए इसका चीन से क्या ताल्लुक है? सही, वो चाइना का नाम लेके ये सबको उस कवर के नीचे प्रोटेक्शन दी जा रही है। सही, मतलब एक कवर अप के तौर पर शायद इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कवर अप है, दोनों है। ठीक है। उवैस तौहीद साहब सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं मवासलाती रब्ते पर। उवैस तौहीद साहब अस्सलाम वालेकुम। उवैस तौहीद साहब, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के उन्वान से बात हो रही थी। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले उनका बयानिया हर मामले में बहुत वाज़ेह रहा करता था। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी खान साहब बहुत वाज़ेह अल्फाज में उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते रहे हैं, लेकिन अब मालूम ये हो रहा है कि उनकी काबीना में या उनके करीब ऐसे लोग ही मौजूद हैं कि जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर तरफ प्रिवेल करता हुआ नज़र आ रहा है। आईपीपीज़ का मामला भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं सारे मामले को? देखिए, जाहिर बात है कि पाकिस्तान के मुल्क में हमने तो देखा है कि जब अपोजिशन में होते हैं, जब हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे होते हैं, जो अवाम से वादे वईद कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट उनकी जो टोन होती है वो डिफरेंट होती है। उनके जो एथिक्स और मॉरल्स और जो एक बड़ा इखलाकियात का उरूज हम देखते हैं उन सारे वादों के अंदर। लेकिन जब इख्तिदार में आते हैं तो इख्तिदार का मजा जब चखते हैं तो वो जाहिर बात है कड़वा होता है, और फिर कहीं ना कहीं अपनी साबका हुकूमतों से फिर उनका मुकाबला किया जाता है। इमरान खान साहब के साथ एक जो उनकी हुकूमत है उनके साथ एक बड़ा मसला ये है कि तवक्कुआत इतनी लेकर आए थे, इतना तवक्कुआत का पहाड़ एक खड़ा किया था इनके और इनके सपोर्टर्स ने, और उसी की बुनियाद पर इनको 16-17 मिलियन वोट पड़े थे 2018 के अंदर, और PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमातें जो है उन्हें शिकस्त हुई थी। तो वो तवक्कुआत जो है वो बहुत ज्यादा लगाई, और वो तवक्कुआत जो है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई नजर आई, और लोगों के ख्वाब जो है वो कहीं डगमगाते नजर आए, क्योंकि पहले ही इतने सारे तब्दीलियां आई। आपने देखा कि असद उमर साहब आए, फिर उसके बाद हफीज शेख साहब आए, इसी तरह चौथी ये FBR की चेयरपर्सन लगाई हैं नौशीन साहिबा को। उससे पहले 3 FBR के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। फिर खुद रजाक दाऊद साहब जिनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो सब में हैं। फिर उनके नदीम बाबर साहब इन्हीं सफ़ों में मौजूद हैं। फिर खुसरो बख्तियार साहब जिनके रिश्तेदार उमर शहरियार साहब जिनका नाम आया है शुगर कमीशन रिपोर्ट में, वो भी मौजूद हैं। फिर जहांगीर तरीन साहब इतने अरसे दराज के बाद यानी कि दस्ते रास्त जो थे वो अब लंदन तशरीफ ले गए हैं, उनका नाम जो है वो जदीद रूप में आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जाहिर बात है कि वो जो माजी की जो बातें थी, इखलाकियात थी, वो कहीं ना कहीं अब हमें उल्टी नजर आ रही हैं और इसी तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर जो मईशत है, अभी तो कोरोना 3-4 महीने के ऊपर इन्होंने डाल दिया, जो आज इक्तिसादी सर्वे था अभी शेख साहब ने जो प्रेजेंट किया, बिल्कुल सही है, कोरोना से हिट हुई है इकोनॉमी, पूरी दुनिया में हुई है, अमेरिका में हुई है 7%, यूके में जो है वो 11-11.5% हिट पड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है उनकी इकोनॉमी, पाकिस्तान पे भी हिट हुई है, सारे डेवलपिंग कंट्रीज में। लेकिन
ये मानना कि जी 3 महीने या 4 महीने का जो इम्पैक्ट है वो पूरा साल 1.5 साल की जो परफॉर्मेंस है वो जो है वो कहीं पीछे चली गई, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं और वो हैं जो सही सिमत का तयन करने में। अगर सही सिमत का तयन हो जाता, जैसे आप पाकिस्तान स्टील मिल्स का देख लीजिए, जाती तौर पे मैं निष्कारी के फेवर में हूँ, जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि रियासत इन इदारों का बोझ नहीं उठा सकती, लेकिन जब आप इंतखाबी मुहिम के में आप इतने बड़े बड़े वादे कर आते हैं, खुद इमरान खान साहब भी, असद उमर साहब भी, तो फिर जवाबदेह होना पड़ता है। और अभी भी हम देखेंगे कि रजा की शफाफियत कितनी होती है इस प्रोसेस में। जो 18,000 एकड़ जमीन है स्टील मिल्स की, उस पे चालाकी नजरें तो नहीं लगी हुई है, काफी जो नजरें लगी हुई हैं वो तो नहीं है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट वाले लोग हैं वो तो उससे बेनिफिट नहीं उठाएंगे। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा इस सारे प्रोसेस पे, और बहुत सारे लेंस से देखा जाएगा। और खासतौर पे अपोजिशन जमातें भी, चले अपोजिशन जमातों को ये रिडिक्यूल कर लें, डिस्मिसिव हो जाए उनके उसमें, लेकिन अवाम जिन्होंने तवक्कुआत लगाई हुई है ईमानदारी की, कमिटमेंट की, डेडिकेशन की, शफाफियत की, वो इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ बहुत लगी है, जो मेरे ख्याल में जरदारी साहब के दौर में नहीं लगी थी, नवाज शरीफ साहब के दौर में लगी थी। कहीं ना कहीं लोगों को पता था कि उनके दामन पर सुराख हैं, दाग हैं, माजी की हुकूमतों की उनकी मिसालें मौजूद थी, करप्शन भी मौजूद थी, लेकिन इमरान खान साहब से तवक्कुआत नहीं है। तो उनके आसपास में जो पूरी टीम के लोग हैं उनको, उन पर वो भी सूली पर चढ़े हुए हैं इक़्तिसाद की जो अवाम की तवक्कुआत है, और खुद इमरान साहब को बहुत ही देख के इमरान खान साहब को आगे कदम बढ़ाना होगा। इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप राइट नाउ। बहुत सही बात आपने कही कि खान साहब को बहुत कदम बढ़ाने से पहले तमाम मामलात को देखना पड़ेगा। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ मोहतरम जनाब शकील रामे साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं। शकील रामे साहब, सूरत हाल कोविड की वजह से पूरी दुनिया की मोरलेस की जैसी हो गई, मईशतों के ऊपर गैर मामूली दबाव आ गया। हमारी मईशत तो सदा की दबाव में रहती थी, उस पर एक मज़ीद दबाव की सूरत हाल है। आज इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया जनाब हफीज़ शेख साहब ने, सर्कुलर डेट के हवाले से अपनी जो अचीवमेंट है उसको सबसे बड़ी अचीवमेंट उन्होंने करार दिया। आप क्योंकि आदाद शुमार पे भी गहरी निगाह रखते हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? देखें, एक चीज़ तो पहले हमें जो नज़र आ रही है कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी कंट्रैक्ट हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें पाकिस्तान में इम्पैक्ट हुआ है। पर कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट को इस चीज़ की तरफ जाने से मना करते हैं। वो कहते हैं जी आपकी परफॉर्मेंस में भी कुछ लिक्विनस है। मसलन अगर हम देखें तो हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है कि वो -2.67 पे आई है, और इसकी इसी तरह अगर हम लार्ज प्रोडक्शन सेक्टर को हम देखते हैं तो उसके जो कि 7.7% उसमें डिक्लाइन हुआ है। ये जो डिक्लाइन है या ये जो नेगेटिव ग्रोथ है कि ये कोविड की वजह से नहीं है, ये हमारी कंटिन्यूस क्या कहते हैं कि पॉलिसीज़ की वजह से है कि जो हमने जो हमारा के एनवायरनमेंट था बिज़नेस का वो इतना सपोर्टिव नहीं था कि जिसमें इन्वेस्टमेंट आती। पहले भी इन्वेस्टमेंट कम आ रही थी, मज़ीद जो कि हमारे जो कि पॉलिसी के झटके लग रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि उसकी वजह से अभी भी इन्वेस्टमेंट का बहुत बुरा हाल था। और तीसरी बात यह है कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जिसको हम CPEC कहते हैं, उसके बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने उस तरह से अहमियत नहीं दी, या जिस तरह उसे उसके चाहिए था कि उसके पेस को लेकर चलना वो नहीं चले। अब उनका एक नए चेयरमैन आए हुए हैं तो उनके बाद काफ़ी चीज़ें स्मूथ होना शुरू हुई हैं। अभी हम दूसरे लोगों से बात करते हैं तो वो बात बताते हैं कि कुछ चीज़ें अभी मूव हो रही हैं काफ़ी तेज़ी से, जिसकी वजह से उम्मीद बंदी है कि CPEC से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है कि वो ज़्यादा अब तेज़ हो जाएगी जहाँ इसमें आगे चलेगी। अब ये बात करना कि जनाब कि अब बजट कैसा आएगा, अगर आप इस पे बात करना चाहते हैं तो बजट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि अगर हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं इकोनॉमी, लेकिन IMF तो अगले 3 माह तक तो आपको IMF रिलीफ दे रही है, क्या वो आवाम पर मुंतकिल नहीं होगा रिलीफ? देखें, जो रिलीफ हमने पहले भी जो IMF से 1.4 बिलियन का लिया, हमने असास प्रोग्राम के थ्रू उनका रिलीफ देने की बात करते रहे। बात यह है रज़ा साहब कि हमने लॉन्ग रन में इकानॉमी को देखना शुरू करना है कि शॉर्ट टर्म में देखना है कि हमें बंद करना पड़ेगा। अगर हम कर्ज़ लेते हैं, जो रिलीफ है जिसका बात करें वो रिलीफ नहीं, वो कर्ज़ है कि जो हमें IMF ने दिया है वो हमें कल को वापस करना है कि वो जो ये कि मुफ्त में चीज़ नहीं आ रही जिसको हम कहें एड आ रही है या असिस्टेंस आ रही है जिसको चलो रिलीफ मिल गया, रिलीफ नहीं है, इसके लिए प्रॉपर वर्ड रिलीफ नहीं है, इसके लिए जो हमें कर्ज दिया है कि ताकि उसकी वसूली में जो रीस्केड्यूलिंग है या 3 माह देखिए रीस्केड्यूल को डेफर कर रहे हैं, वो एक है कि आपको एक थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं कि आपको थोड़ा रीस्केड्यूल कर रहे हैं। मगर आप इसको ये जो 1.4 बिलियन आया या अभी और बात हो रही है दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ, वो एड नहीं है और उससे कोई ऐसी इनकलाबी तब्दीली भी आती हुई नजर नहीं आएगी। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
जी, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान। शैडो गवर्नमेंट का एक तसव्वुर है जो दुनिया की जमहूरियतों में, पार्लिमानी जमहूरियतों में ख़ास तौर पर पाया जाता है। शैडो गवर्नमेंट आमतौर से अपोजिशंस की होती है और वो शैडो बजट भी लेकर आती है। एक बड़ी हेल्दी एक्सरसाइज होती है, सेहतमंदाना एक मुसाबक़त का सिलसिला होता है हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के दरमियान, जिसके नतीजे में आवाम को एक बेहतर और ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा खामियों से पाक बजट और निज़ाम मिल जाता है। पाकिस्तान में शैडो बजट और शैडो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट तो बहरहाल किसी न किसी दौर में हम ज़रूर सुनते रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर नाफिज कभी होते हुए देखा नहीं हमने। मोहम्मद मालिक साहब, क्या कहेंगे आप इसको? पार्लिमानी जमहूरियत बराए नाम मौजूद तो है पाकिस्तान में, क्या वजह है कि शैडो गवर्नमेंट और शैडो बजट का कल्चर नहीं है हमारे यहाँ? जी मोहम्मद मालिक साहब, सुन सकते हैं हमें? जी देखिए, बात बड़ी सिंपल है। आपकी तो पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है तो बाकी कहाँ पे होगी? क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन होते हैं? मीनिंगफुल नहीं। आपकी तो पार्टी खानदानी जागीरें, यहाँ तो वसीयत पे पार्टी आगे भेज दी जाती है। सही। तो ये यहाँ पे डिविजन नहीं होगी, यहाँ पे ग्रुप बाजी के ऊपर लोग रखने पड़ते हैं अपनी गवर्नमेंट में। ये वहाँ पे है जब आपने मेरिट के ऊपर लोग रखने हैं कि कौन सा बंदा बेहतर होगा। यहाँ तो अभी खुशरो बख्तियार साहब से वो एक केस के अंदर सामने आए तो उनको पहले से बेहतर वजारत दी गई क्योंकि उनके पास 6-7 MNAs और MPs का ग्रुप है। तो यहाँ पे शैडो, अगर आज आप शैडो कैबिनेट बनाएंगे तो यकीन माने इलेक्शन से पहले आपकी पार्टी टूट जाएगी। अच्छा, लोग गारंटी चाहते हैं। हाँ। देखे ना, अगर मुझे पता है आज से किसने वजीर बनने अगर हुकूमत आएगी तो मैं उस पार्टी के साथ खड़ा ही नहीं होऊंगा। हमारा पावर स्ट्रक्चर और है, मतलब ये कोई हाइब्रिड किस्म का पावर स्ट्रक्चर है जिसको आप एक क्लासिक पार्लिमानी जमहूरी ये हाइब्रिड नहीं है, ये हाइब्रिड नहीं है, बड़ा करप्ट किस्म का स्ट्रक्चर है, बड़ा वाज़ेह तौर पे करप्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी ही बनाती है फिर, इसका मतलब है बजट हमारे यहाँ सियासतदानों का तो किरदार फिर शायद बहुत ही बराएनाम है इसमें, ऐसा है? आप समझ लें टेक्नोक्रेट्स बनाते हैं। टेक्नोक्रेट्स बनाते हैं, अच्छा। और ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं ये इनको अवामी मसाइल का कितना अदराक होता है और ये कितना जवाबदेह महसूस करते हैं अपने आप को आवाम के सामने? ये द की वर्ड है जवाबदेह। देखिए, जो जवाबदेह नहीं है ना वो कभी भी उसका कनेक्ट बनेगा ही नहीं। ये तो आज चले जाएंगे तो इमरान खान में जवाबदेह नहीं है। आज जब वो फारिग करते हैं असीस शेख को या डॉक्टर बाकर को या नदीम बाबर को, तो कल तो वो उनको जवाबदेह नहीं है। वो तो ना उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई उसको जवाबदेह नहीं है। जो आज उनका बॉस है कल उसके जवाबदेह नहीं है। निजाम का वो हिस्सा नहीं है, वो उसको जवाबदेह नहीं है। इसलिए तो ये यहाँ तमाशे चल रहे हैं सारे। तो ये फिर ये सारा कुछ इमरान खान साहब इसको इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? वो इतने बड़े कमिटमेंट्स के साथ आए थे वो पाकिस्तान के अवाम के साथ। देखिए, इमरान खान साहब का मसला ये है कि इमरान खान साहब जिस जमाने में ये लोग डोनेशन देते थे, रजाक दाऊद साहब उनके साथ काम बहुत उन्होंने किया है शौकत खानम के लिए। जब आप अस्पताल की डोनेशन ले रहे होते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ना चाहिए कौन पैसे दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्योंकि कोई क्विड प्रो क्वो नहीं है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। अभी आप पिछले दिनों इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था, अली हबीब साहब थे इंडस पोर्टल वाले, वो जब फौत हुए तो उन्होंने उनको डाला, उन्होंने बताया कि अफसोस का इजहार किया, मेरे बहुत बड़े सपोर्टर थे, डोनर थे, और उनको आपने ट्रेड प्रमोशन बॉडी के अंदर मेंबर बनाया हुआ था। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये फिर इसलिए पॉलिसीज आपकी तरफ से वो उसके खामियां रहती हैं। अच्छा, तो सियासी जमातों का आपने देखा होगा कि नून लीग इंटैक्ट है, तमाम तर सूरत हाल के बावजूद नून लीग के अंदर कोई वाज़े डिवीज़न नज़र नहीं आ रहा है। अभी शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में वहाँ भी बहुत इख्तलाफ है, वहाँ भी बहुत इख्तलाफ है। खाकान अब्बासी साहब वगैरह का अलहदा ग्रुप है, शहबाज साहब का अलहदा ग्रुप है वहाँ भी। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये पावर टसल्स है, ये डेमोक्रेटिक टसल्स नहीं है। देखिए, आज आपको नहीं पता कि डेमोक्रेटिक पार्टी का अभी तक आप लग रहा है कि जो बाइडेन होंगे, लेकिन आप कह नहीं सकते 100% कि जो बाइडेन होंगे। वहां तो हर 4 साल बाद नया लीडर आता है पार्टी का। इंग्लैंड में चले जाए, आपको नहीं पता होता कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, क्या उसकी काबीना होगी। यहाँ आज मेरे से लिख लें, आपको पता PMLN का आज से 40 साल बाद भी कोई ना कोई शरीफ खानदान के बंदा होगा। ANP को वली खान साहब के घर का ही बंदा लीड कर रहा होगा। पीपल्स पार्टी को भुट्टो खानदान लीड कर रहा होगा। ये
कौन सी जमहूरियत है? ये तो एक बड़ी लगता है मेड इन चाइना टाइप जमहूरियत है। सही कहा आपने। अवैस तौहीद साहब, सूरत हाल ये है कि गुड गवर्नेंस को की करार दिया जा सकता है एक ऐसे निज़ाम में कि जहां रिसीवेबल्स और पेएबल्स के मामलात बेहतर हो जाते हैं अगर गुड गवर्नेंस हो। खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो उनके इंतखाबी वादों में और इंतखाबी मंशूर में गुड गवर्नेंस को बहुत ही कलीदी अहमियत हासिल थी। 2 साल उनकी हुकूमत को हो रहे हैं, अच्छा खासा अरसा होता है 2 साल का। किस तरह से देख रहे हैं अब आप गुड गवर्नेंस किस हद तक इम्प्लीमेंटेड पाकिस्तान में नज़र आ रही है? रिसीवेबल और पेएबल्स के आदाद व शुमार किस हद तक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस बात को कि हम गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं? रह साहब देखिए, जो मैनिफेस्टो था तहरीक इंसाफ का, उसमें 2 बड़ी चीजें थी। एक तो पुलिस रिफॉर्म थी, एक लोकल बॉडी सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करना था। वो तो चिकनाचूर हो गया। और वो जो इनके पोस्टर बॉय थे खैबर पख्तूनख्वा में जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स की थी, उनको पंजाब में जाहिर बात उन्होंने प्रोटेस्ट जो है वो रिजाइन कर दिया। आप देख लीजिए कितने आईजी तब्दील हो गए। फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वहीं का वहीं खड़ा है, उसकी जगह टाइगर फोर्स पे जोर है। तो तरजीहात में तब्दीली हुई है, उसकी वजाहत जो है वो होनी चाहिए। अगर मैनिफेस्टो में आप तब्दीली कर रहे हैं और इक़्तिदार में आकर आप समझते हैं कि जी हम पहली दफा इक़्तिदार में आए हैं, तो हमें ये चीजें रियलाइज की हैं और हमें तल्ख हकीकतें ये पता चली हैं, तो हम तो कहीं ना कहीं तो एक आप एतमाद में लेंगे अपने वोटर्स को। और खासतौर पे वो वोटर्स थे इनके नौजवान जिन्होंने पहली दफा वोट दिया था, बड़ी तादाद में थे वो लोग। दूसरी बात ये कि जो गुड गवर्नेंस होती है, देखिए शुरू के अंदर तो हमें लग रहा था कि भाई नए नए आए हैं, जाहिर बात है सिंध के तयन में डगमगा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही। एक फाइल जो है जो काम करने वाली होती है वो नीचे दबा देते हैं, फिर उसके बाद फाइलों का खेल चल रहा है, बाबू कल्चर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। लेकिन उसके बाद पता चला, देखिए ये चीनी की कीमत में जो इजाफा हुआ, होशरुबा जो इस वक्त पेट्रोल का क्राइसिस है, ये सारे गुड गवर्नेंस के हवाले से आता है। गुड गवर्नेंस नहीं है तो ये सारे क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। सरजनिश हो गई, सीईओ को बुला लिया, नोटिस ले लिया, कमेटी बैठ गई, इससे तो कुछ नहीं होना। और गुड गवर्नेंस का देखिए, गुड गवर्नेंस का अगर गुड गवर्नेंस अगर होती तो ये मसाइल जन्म नहीं ले रहे होते। सब एहतसाब जो है वो आप कर रहे होते। अभी एक शुगर कमीशन रिपोर्ट आई है, तो ये मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव है कि पब्लिक की है रिपोर्ट और फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की है। लेकिन उसके बाद फिर वही दायरेकार बढ़ा दिया। जिस तरह नवाज शरीफ साहब जब पनामा मुकदमे में के गिरदाब में फंसे थे, तो वो 1952 और 1962 के एहतसाब के जो कवानीन थे वो लागू करना चाह रहे थे कि वहां से एहतसाब का दायरा जो है वहां से शुरू हो, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बाद से, जिसको तहरीक इंसाफ अपोज की तरह ही, और फिर सुप्रीम कोर्ट में मसला हुआ और वहीं से मामला शुरू हुआ जहां से शुरू होना चाहिए था। लेकिन अब देखिए शुगर कमीशन में कि अब 85 से होना चाहिए। अब 85 से शुगर मिल के पास कौन सा खाते होंगे, कौन सा रिकॉर्ड होगा? आप ज़िया-उल-हक के जमाने से आप निकालते रहे। ठीक है, आपने मतलब पहले तो ये मामला तो करें ना, शुगर की प्राइस नीचे करें जी, 52 रुपए, 54 रुपए, 56 रुपए जो होनी चाहिए थी असल में, वो पहले मसला हल करें, जिससे शुगर का बुरहान जो शुरू हुआ। जहांगीर तरीन साहब को 3 महीने की आपने रिपोर्ट दी है, 90 दिन वो भी देख लेते हैं। जहांगीर तरीन साहब को आप लंदन से बुलाएं, क्योंकि अगर शरीफ खानदान पर आपका जोर है, अगर आप जरदारी खानदान पर आपका जोर है कि उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, और बाहर जब जाते हैं तो फिर आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो अपोजिशन की तनकीद है वो भी जायज होती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जहांगीर खान तरीन साहब अपने साहबजादे के साथ लंदन में मौजूद हैं, उस पर भी सवाल उठ रहा है और इसी तनाजुर में उठ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा शकील रामे साहब, शेडो कैबिनेट पे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो गुड गवर्नेंस है वो ग्रिप का तकाजा भी है, उसके अंदर नज़र आना चाहिए। ये क्या होता है, पहले शुगर वाले आए, वो अपना काम लगा के चले गए, फिर आटे वाले आए, उन्होंने अपना मामला सीधा कर लिया, अभी पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई है, हुकूमत की ग्रिप क्यों नहीं नज़र आ रही उमूरे हुकूमत के ऊपर? 2 साल गुजर गए हैं, अब आप नातजर्बेकार तो नहीं हैं, क्या वजह? देखें, जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं ना, तो पहले एक बात ज़हन में रखें, पाकिस्तान में गवर्नेंस का वो मॉडल नहीं है जो किताबों में पढ़ते हैं या आप जमहूरियत में देखते हैं। सही है। पाकिस्तान में जो गवर्नेंस का एक की फैक्टर है वो है रिलेशनशिप। सही है। आपका किससे क्या तल्लक है? पाकिस्तान में जो मॉडल है वो किताबों में है ही नहीं, ठीक है। आपका किससे तल्लक है? हाँ। आप सब लोग बैठे हैं,
आपका कोई भी मसला हम रोड किसी पे हम अक्सर देखते हैं रोड पे अगर आपका कोई ना थोड़ा सा एक्सीडेंट भी हो जाए, आप सार्जेंट से ज़्यादा आप इस चक्कर में होते हैं, मोबाइल सर्च कर रहे होते हैं मेरा कोई जानने वाला किधर पोस्टेड है। दुरुस्त, ये है इस निज़ाम का क्या कहते हैं प्रॉब्लम। यहाँ गवर्नेंस का सिस्टम नहीं है, यहाँ पर तल्लुकात का रिलेशन है। अब देखो ना, अब इसी बात पे आप बात करते जाएं कि सारी जो आप अब सारी चीज़ों को स्टडी करना शुरू कर लें कि यही जो टीम थी ये पीपल्स पार्टी में भी थी कि जो भी मालिक साहब बात कर रहे थे, ये बस हमारे पास 1 मिनट बचा है। अच्छा जी, तो बात सिर्फ सिंपल इतनी सी है कि हमें विजडम के साथ पॉलिसी बनानी है, स्ट्रीट स्मार्टनेस से निकलना है। हमारी जितनी एलीट है वो स्ट्रीट स्मार्ट में लगी हुई है, मैंने इसको दाव दे दिया उसको दे दिया। विजडम का तकाजा ये है मुल्क को देखें हम कहाँ खड़े हैं, हालात क्या हैं, टूल्स क्या होना चाहिए और हमें पहुंचना कहाँ है। सही है, यानी बुनियादी तौर पर ज़रूरत इस बात की है कि ओनरशिप का जो सेंस है वो हमारा प्रिवेल करे। जो पेटी बेनिफिट्स के मामलात हैं, मुखालफिन को नीचा दिखाने के जो मामलात हैं, उनके ऊपर हमारी तवज्जो का जो प्रोपोर्शन है वो कम होना चाहिए। ये तो नहीं कहा जा सकता कि जी आप टोटल इग्नोर कर दें, आपको तमाम चीज़ों पर तवज्जो देनी है, लेकिन आपकी तवज्जो का कितना हिस्सा किस मामले पर फोकस होता है ये अहम तरीन है। और शायद इस वक्त हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं खान साहब की सरबराही में, उनको इस मामले को संजीदगी से देखना चाहिए कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनकी तरजीहात का फोकस किस तरफ ज़्यादा है, किस तरफ कम है, और उसको एक्चुअली किस तरफ होना चाहिए। ये बहुत अहम बात है। इख्तिताम हफ्ता आ रहा है, हमारी कोशिश होगी कि एहतियात को हम जारी रखें। कोविड अपनी तमाम तर ख़तरनाकियों के साथ पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के सर पे मंडला रही है। कोविड की वबा, बराए मेहरबानी हर सूरत में एहतियात को जारी रखें, एहतियात के दामन को क़तन ना छोड़िएगा, बशर्ते सेहत व ज़िंदगी। इंशाअल्लाह इख्तिताम हफ्ता के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी पाकिस्तान के लिए।